हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है, इसे कैसे मापा जाता है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं और इसकी अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका होती है। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि जीडीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। चलिए तो पहले बात करते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म जो होता है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख संकेतकों में से होता है। जीडीपी जो है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक होता है, बल्कि यह आपको आर्थिक नीति, विकास और समग्र आर्थिक स्वास्थ्य का आकलन करने में भी मदद करता है। जीडीपी को मापने के बहुत सारे तरीके होते हैं। प्रत्येक तरीके हमें अलग अलग दृष्टिकोण से उस देश की अर्थव्यवस्था का आकलन करने में सहायता करते हैं। जीडीपी की माप देश की आर्थिक गतिविधियों के संपूर्ण परिणाम को दर्शाता है, यानी यह किसी देश के अंदर उत्पन्न किए गए सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। तो चलिए हम देखते हैं पहले जीडीपी क्या है, जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है। जीडीपी किसी देश के भीतर एक निश्चित समय अवधि में सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का कुल मूल्य है। क्या होता है? जीडीपी किसी भी देश के भीतर एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का कुल मूल्य है। स्टूडेंट्स, यहाँ जो वस्तु लिखा है, वस्त्रों लिखा है, इसका मीनिंग वस्तु है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो कृपया इस पर ध्यान ना दें, इसे आप वस्तु ही समझें। तो क्या डेफिनेशन है इसका? किसी भी देश के भीतर एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। इसे किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मापने के लिए सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जीडीपी से यह पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, और यह भी इससे पता चलता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, वह आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है या नहीं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लीजिए भारत में एक वर्ष में 1000 कार, 5000 टन गेहूँ और 1 लाख सर्विसेज, जिनमें एजुकेशन, हेल्थ आदि सर्विसेज है, ये सब उत्पादित की जाती है। तब जीडीपी में इन सभी चीज़ों का जो वैल्यू है उनको जोड़ा जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन कितना हुआ है। अब हम जानेंगे जीडीपी के प्रकार। जीडीपी कितने प्रकार के होते हैं? तो जीडीपी को मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है नॉमिनल जीडीपी, जिसे नाम मात्र जीडीपी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी वह होता है जो मौजूदा कीमतों पर मापी जाती है। जितने एक साल में, एक वर्ष में जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसे उस समय की मौजूदा कीमतों पर मापी जाती है, और इसमें मुद्रास्फीति का भी असर शामिल होता है। मुद्रास्फीति क्या होता है? समय के साथ साथ वस्तु और सेवाओं के मूल्य में लगातार वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहलाता है। अगर आप मुद्रास्फीति के बारे में नहीं जानते तो हमने मुद्रास्फीति पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मुद्रास्फीति का असर शामिल होता है किसमें? तो नॉमिनल जीडीपी में, यानी यह सब समय के साथ कीमतों में भी बढ़ोतरी को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जैसे यदि किसी वर्ष में एक देश में नाम मात्र जीडीपी 10 लाख रुपए है, तो इसका मतलब है कि उस वर्ष पूरे देश का उत्पादन 10 लाख रुपए था। 10 लाख रुपए का उत्पादन था, लेकिन इसमें बढ़ती कीमतों का असर भी शामिल होता है। तो ये जो होता है नॉमिनल जीडीपी होता है, ये रियल जीडीपी नहीं होता। अगला हम पढ़ेंगे रियल जीडीपी क्या होता है।
रियल जीडीपी में मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं होता। इसका माप पिछले वर्ष की कीमतों के आधार पर किया जाता है ताकि हम वास्तविक वृद्धि की दर को समझ सके। जो रियल जीडीपी है, रियल ग्रोथ है उसमें, उसे समझ सके। वास्तविक जीडीपी से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ी है या घटी है। इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं होता। कैसे नहीं होता, तो उदाहरण से हम देखते हैं। मान लीजिए कि किसी देश में नॉमिनल जीडीपी 10 लाख रुपए का था, लेकिन उस समय मुद्रास्फीति भी 5% थी। अब जब हम इसका रियल जीडीपी निकालेंगे तो इस 5% का जो इन्फ्लेशन है इसको माइनस कर देंगे, ठीक। तो इसे घटाकर जब हम जीडीपी निकालते हैं वो जीडीपी होता है रियल जीडीपी, और यही वास्तविक विकास की दर को मापने का एक तरीका है। अब हम तीसरे प्रकार पे चलते हैं। तीसरा प्रकार क्या होता है? परिवर्धित जीडीपी, जिसे जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस कहा जाता है। यह एक देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बाजार के मौजूदा मूल्य पर मापी जाती है। इसमें उत्पादित वस्तुओं के मूल्य और बिक्री कर भी शामिल होते हैं। तो उनमें क्या क्या शामिल होते हैं? टैक्स, जो वस्तुओं की जो मूल्य है और उस पर जो टैक्स लगते हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी देश में घरेलू वस्तुओं के अलावा निर्यात किए गए उत्पाद भी शामिल है, जो देश में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी है और जो बाहर निर्यात किए जा रहे हैं वो भी है, तो उनका मूल्य भी जीडीपी में जोड़ा जाएगा। अब हम देखते हैं आय आधारित जीडीपी क्या होता है, इनकम बेस्ड जीडीपी क्या होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जीडीपी को देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त आय के आधार पर मापा जाता है। इसमें वेतन, किराया, ब्याज और लाभ भी शामिल होते हैं। आय आधारित जीडीपी में वेतन, किराया, ब्याज और लाभ आदि शामिल होते हैं, जो किसी देश के भीतर किसी भी उत्पादन गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। इसका एक उदाहरण है, यदि एक कार निर्माता कंपनी 1000 कारें बनाती है और उसका लाभ 1 करोड़ है, 1000 कार बनाती है और लाभ कितना है? 1 करोड़ है, तो वह 1 करोड़ का हिस्सा जीडीपी में जोड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा जीडीपी के कितने प्रकार होते हैं। हमने इसके 4 प्रकार देखे, जिनमें पहला है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा है रियल जीडीपी, तीसरा जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस और चौथा है जीडीपी इनकम बेस्ड जीडीपी। अब हम जानेंगे जीडीपी की गणना कैसे होती है, हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी। चलिए देखते हैं। जीडीपी की गणना करने के 3 प्रमुख तरीके होते हैं। पहला है प्रोडक्शन अप्रोच, उत्पादन दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में जीडीपी को किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग करके मापा जाता है। क्या क्या ऐड करते हैं इसमें? किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य, मतलब गुड्स प्लस सर्विसेज के, इन दोनों का जो मूल्य होता है उसको योग करके, मतलब जोड़कर मापा जाता है। इसमें केवल उन वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है जो घरेलू उत्पादक द्वारा देश के भीतर उत्पादित की जाती है। मतलब देश के अंदर ही, देश के ही बिजनेसमैन या व्यक्तियों के द्वारा प्रोडक्ट्स का जो उत्पादन किया जाता है उन्हीं पर इसे मापा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, इससे आपको अच्छा समझ आएगा। भारत में कृषि है, उद्योग है और सेवाओं के उत्पादन का योग करके हम देश का कुल जीडीपी निकाल सकते हैं। तो यह पहला तरीका है प्रोडक्शन अप्रोच। देश में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उन सब को ऐड करके हम जीडीपी निकालते हैं। यदि किसी किसान ने 100 क्विंटल गेहूँ उगाया तो उसका मूल्य जीडीपी में शामिल होगा। दूसरा है एक्सपेंडिचर अप्रोच, व्यय दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार, इस अप्रोच के अनुसार जीडीपी को उपभोक्ताओं, सरकार और व्यापारों द्वारा की गई सभी खर्चों के आधार पर जोड़ा और मापा जाता है।
इनमें खर्चों को जोड़ा जाता है। यह खर्च विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है, जो निम्न प्रकार से देखेंगे हम। क्या है पहला? CFC, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोक्ताओं के द्वारा की गई खरीदारी। दूसरा, सार्वजनिक खर्च, सरकार का खर्च। तीसरा, निवेश, इन्वेस्टमेंट, व्यवसायों द्वारा किया गया निवेश। अगला है शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट्स, निर्यात और आयात का अंतर। इसे एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि भारत में उपभोक्ताओं ने 5 लाख रुपए का सामान खरीदा, सरकार ने 2 लाख खर्च किए और व्यापारियों ने 3 लाख का निवेश किया, तो इन सभी खर्चों को जोड़कर GDP निकाला जाएगा। इनमें सभी को जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार यह एक्सपेंडिचर अप्रोच काम करता है। तीसरा अप्रोच है हमारा इनकम अप्रोच। इसमें क्या होता है? इस दृष्टिकोण में हम GDP को किसी देश में उत्पादन की प्रक्रिया में लगे सभी कारकों से उत्पन्न आय के आधार पर मापते हैं। इसमें सभी श्रमिकों के वेतन, कंपनी के प्रॉफिट्स, भूमि, पूंजी और किराया और सरकार द्वारा प्राप्त टैक्स को भी जोड़ा जाता है। जैसे एक कंपनी 50 लाख रुपए का उत्पादन करती है और उसका लाभ 10 लाख रुपए है, तो उसका यह हिस्सा GDP में जोड़ा जाएगा, जो उसका इनकम हो रहा है, जो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने इनके GDP को मापने के कितने अप्रोच होते हैं ये भी हमने देखा। अब हम जानेंगे GDP का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ GDP। पहला है आर्थिक स्वास्थ्य का माप, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है। GDP यह बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। अगर किसी देश की GDP बहुत बड़ी है तो हम ये मानते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है, और अगर छोटी है तो यह मानते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था छोटी होती है। इसमें कितना विकास हो रहा है, अब विकास का भी पता चलता है हमें। अगर GDP में वृद्धि हो रही है तो यह माना जाता है कि देश विकासशील है और विकास कर रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। जब GDP बढ़ता है तो यह संकेत है कि देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है और आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी देश का GDP 5% बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उस देश की अर्थव्यवस्था पॉजिटिव दिशा में जा रही है, मतलब डेवलपमेंट की ओर जा रही है। दूसरा क्या महत्व है इसका? तो नीति निर्माण में, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन में भी इसका महत्व होता है। GDP का उपयोग सरकार और केंद्रीय बैंक इनके द्वारा आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में किया जाता है। GDP की वृद्धि की दर और विकास के आंकड़े यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि क्या मौद्रिक नीति में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। जैसे GDP की वृद्धि दर बहुत कम है तो सरकार उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने के लिए करों में कमी कर सकती है, जो टैक्स है उसमें कमी कर सकती है, या निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियाँ बना सकती है। तो ये भी इसका एक महत्व है। अगला इसका महत्व क्या है? सामान्य जीवन स्तर का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। GDP प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा GDP यह दर्शाता है कि किसी देश में औसत व्यक्ति का जीवन स्तर कैसा है। देश में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनका जीवन स्तर कैसा है, इसका एक औसत बताता है। पर कैपिटा GDP का मतलब है कि लोगों की औसत आय उच्च है, उनकी जो एवरेज इनकम है वो उच्च है, और यह एक अच्छी स्थिति होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई देश ए है, किसी देश ए का पर कैपिटा GDP 1,50,000 है और देश बी का पर कैपिटा GDP 50,000 है, तो इससे यह पता चलता है कि देश ए में औसत व्यक्ति की आय अधिक है
और बी की आय कम है और इसका जीवन ए का जीवन स्तर बेहतर है और बी के व्यक्तियों का जीवन स्तर थोड़ा नीचे स्तर पर है। इसका चौथा महत्व है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक होते हैं वो किसी देश में इन्वेस्ट करने से पहले वहाँ के जीडीपी के जो डेटा होते हैं उन्हीं का उपयोग करते हैं, ताकि इससे वह एक अनुमान लगा सके कि किस देश में निवेश करना प्रॉफिटेबल होगा, किस देश में निवेश करने से उनको अधिक प्रॉफिट होगा। उच्च जीडीपी वृद्धि दर वाले देश में निवेश करने का जोखिम कम होता है, इसीलिए इन्वेस्टर्स वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहाँ की जीडीपी की ग्रोथ रेट अच्छी होती है। उदाहरण से हम देखते हैं कि अगर किसी निवेशक को यह पता चलता है कि किसी देश सी का जीडीपी 10% बढ़ रहा है तो वह उस देश में निवेश करने के बारे में विचार कर सकता है, क्योंकि इसका अर्थ है कि वहाँ निवेश करने से लाभ होगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने जाना कि जीडीपी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, जीडीपी को कितने प्रकार से मापा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं और इनका आर्थिक महत्व क्या होता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहें। तो फ्रेंड्स, आपसे फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।